बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेहतरीन फ़ैसलों के हवाले से, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने एक फ़ैसला सादिर किया जो कौमी परचम की तौहीन के हवाले से फ़ैसला था कि इसकी सज़ा क्या है, और पूरी डिटेल से उन्होंने इस पर बताया। इसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब का, जिन्होंने रेप के हवाले से बहुत सी चीज़ें क्लियर की, बहुत से फ़ैसले में चीज़ें डायरेक्शंस क्लियर की, जिस पर अगर अमल किया जाए तो बहुत से मामलात को बेहतर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के फैसले के हवाले से। बड़ा अहम फैसला उनका सामने आया है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर नोटिस, जब किसी साइल को नोटिस भेजा जाता है तो अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी भेजा जाए ताकि उसको समझ आए कि सवाल क्या था, जवाब क्या है। इसी तरह जस्टिस सुहेल नासिर साहब, बड़ा ज़बरदस्त फैसला उन्होंने दिया है। एक मुलजिम की ज़मानत मनसूखी की उन्होंने, मुज़रे सेहत दूध के हवाले से वो मुलजिम पकड़ा गया था और उसको जो है उन्होंने ज़मानत के लिए उससे रुजू किया था और उस पर जो है उन्होंने फ़ैसला अपना सादिर किया। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब के हवाले से, जिन्होंने एक फ़ैसला सादिर किया है जिसमें कहा गया कि कौमी परचम इसका जो तारीखी फ़ैसला है वो सामने आया। उन्होंने कहा इसकी तौहीन के सूरत में जो है 3 साल तक सज़ा हो सकती है। कौमी परचम को दीगर रंगों, बदनमा पोर्ट्रेट या कार्टून की शक्ल में हरगिज़ छापा नहीं जाएगा, परचम के ऊपर कुछ लिखा ना जाए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले में कहा है कि 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था। तारीखी फ़ैसले में इस्लाम की का जो है तारीख का हवाला भी दिया गया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की सेक्शन 123 बी के तहत कौमी परचम की तौहीन करने वाले की सज़ा 3 साल होगी। इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार थी एडवोकेट शकीला अख्तर साहिबा, उनसे हमने रब्ता किया और उनसे इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकीला साहिबा, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला जो है अली बाकर नजफ़ी साहब का जो है वो सामने आया और उसमें उन्होंने बहुत सी जो चीज़ें थी, डायरेक्शंस दी हैं, बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। आपकी जानिब से पिटिशन की गई थी, इसमें क्या मज़ीद आपकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था? शदाब साहब, एक्चुअल में ये जब आपने नजर आता है जैसे ही 14 अगस्त शुरू होती है तो उसके साथ ही हमारा जो कौमी परचम है वो मुख्तलिफ रंगों में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने कायद की तस्वीरें बनाना शुरू कर देती हैं। फिर उसके अलावा बच्चों के ट्राउजर्स के ऊपर ये प्रिंट होना शुरू हुआ। उसके साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक चला गया कि इस पर कौमी परचम की इतनी ज्यादा इसको डिफेम करना शुरू किया कि लोगों ने सिर्फ अपना कारोबार चमकाने के लिए इसलिए मुख्तलिफ कार्टून की शक्ल में और मुख्तलिफ तरीके से प्रिंट करना शुरू किया। अब अगर कौमी परचम की हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान बनने के बाद ना जब पहली कानून साज असेंबली में लियाकत अली खान साहब की स्पीच हुई तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी परचम को बाकायदा डिफाइन किया और ये बताया कि पाकिस्तानी परचम जो है ये 2 कौमी नजरिए को डिफाइन करता है, जिसके अंदर ये ग्रीन कलर जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों की अक़लियत को, जबकि इसका व्हाइट जो था वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यही शकीला, यही मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ये महज एक कपड़ा नहीं है, ये बाकायदा एक मैसेज है जिसमें आप बात कर रही हैं। ग्रीन कलर जो है वो क्या निशानदेही करता है, सफ़ेद कलर क्या करता है, इसमें सितारा जो है वो क्या करता है, चांद क्या करता है? जी बिल्कुल। और अगर आप चांद तारे की जो है उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये हमारे मजहबी जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करता है। बात ये थी कि ये परचम है, ये हमारा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तानी परचम जो है वो सिर्फ एक परचम या कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोगों को बुलाया जाता है तो वहाँ जो परचम कुशाई होती है उसके बाहर पाकिस्तान का परचम ये बताता है कि हमारे नुमाइंदे जहाँ पर मौजूद है। ये परचम लोग सीनों पर सजाते थे और इस परचम को जमीन पर गिरने से पहले हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी, लेकिन इसे जमीन बोझ नहीं होने दिया गया। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि सिर्फ कारोबार को चमकाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए आपने पाकिस्तान के परचम को डिफेम करना शुरू कर दिया। जब कोई कौम अपने ही परचम की इज्जत नहीं करती तो दुनिया कैसे करेगी। ये मौक़िफ़ लेकर मैं उस वक्त कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने उस वक्त स्टे किया था और आपको याद होगा कि उस दिन तमाम उर्दू बाजार से लेकर पाकिस्तान के जितने भी बाजार थे तमाम जगहों से ये परचम उठा लिए गए थे जो मुख्तलिफ कलर्स में प्रिंट हुए थे और मुख्तलिफ कार्टून और पॉलिटिकल पार्टीज की तस्वीरें इसके ऊपर प्रिंट हुई
थी। तो उसके बाद फिर तकरीबन 2 साल तक इसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ फिर लोग उसी तरफ आ गए। इसलिए हम लोगों ने दोबारा मैंने ये रिट की थी, तो बाकर अली नदवी साहब मुझे ये कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा हम लॉ मेक करें, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ। हमने उन्हें उसका हवाला दिया जो लियाकत अली खान साहब की तकरीर थी, उसके बाद नजरिया ट्रस्ट से बाकायदा वो एक बुक लेकर कि इसका क्या कलर होगा, इसकी क्या पैमाइश होगी, इसका मतलब क्या है, और ये तमाम चीजें। और इस सारी चीज को देखते हुए उन्होंने ये जो है एक फैसला किया है। और मेरी यानी कि सब लोगों को ये पता, हमारी आने वाली नस्ल को ये पता ही नहीं है कि ये कौमी परचम जो है बेसिकली इसका मकसद क्या है। ये कौमों की रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी दुनिया में। आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी, जो भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, तो वो जो कोट पहनते हैं उसके ऊपर भी ये परचम लगा होता है। इसे पाकिस्तान कलर उसको कहते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत किसी भी एथलीट के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि उसके कोट के ऊपर जो है ये पाकिस्तान कलर लगा हो। जी, उसके बाद आप देखिए हमारा जो पासपोर्ट है वो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है किसी भी कौम के लिए। और हमने तो मुल्क की 2 कौमी नजरिए पर हासिल किया हुआ है और इस्लाम के नाम पे हासिल किया हुआ है। अगर हम अपने ही मुल्क में रहते हुए अपने ही परचम की ताजीम नहीं करेंगे और अपनी आने वाली नस्ल को इसकी अहमियत नहीं बताएंगे, तो आप मुझे बताएं कि कौन इसकी इज्जत करेगा। ये बिल्कुल। अच्छा, मुझे शकीला साहबा ये बताइएगा कि देखिए जैसे ये बहुत जबरदस्त जजमेंट आई, हर चीज उसके अंदर की है, लेकिन जो झंडे को, जो झंडा चला रहा है वो भी बड़ा जो लेके चल रहा है, जो झंडा जो उसको अपने घर पे लगा रहा है या जो अपने सीने पे लगा रहा है, वो एक मोहब्बत के तहत लगा रहा है। 3 साल की सजा का जो है वो उसके लिए मुकर्रर किया गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पहले एजुकेट करे बाकायदा कि भाई इसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इसकी कैसे बताना है कि हमारा झंडा जो है इसको हमने सिर्फ 14 अगस्त पे नहीं, हमने इसकी हर वक्त हर लम्हे हमने इसकी रिस्पेक्ट करनी भी है और करवानी भी है। शादाब साहब, असल में अलमिया ही ये है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर बल्कि फैमिली लेवल पर, कॉलेजेस और स्कूल्स के लेवल पर भी इस चीज की अब जो थी एजुकेशन देनी बंद कर दी गई है। जब हम स्टूडेंट होते थे तो हमें बताया जाता था कि ये परचम जो है ये आपकी इज्जत है, इसे जमीन पर ना गिरने दिया जाए। वो झंडियां जब हम लगाया करते थे, मुझे याद है कि बचपन में हम अगले दिन वो तमाम की तमाम झंडियां इकट्ठी करके तो उसे रख देते थे, अगर बारिश भी आती थी तो उठा लेते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने अपनी जो एहसास जिम्मेदारी उसे छोड़ दी है। इसलिए गवर्नमेंट से भी हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पब्लिशर्स हैं उनको एजुकेट करे और साथ साथ लोगों को भी एजुकेट करे कि कम से कम आने वाली नस्ल को ये पता तो होना चाहिए कि ये परचम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, उसका सिर्फ टुकड़ा नहीं है कपड़े का, बल्कि आपका बहुत बड़ी इज्जत है। इसलिए इसकी इज्जत की जानी चाहिए। और मुझे खुशी हुई है कि बाकर नजीफी साहब ने बड़ा डिटेल फैसला दिया और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली जजमेंट आई। रही बात सजा की, तो देखें सजाएं तो ये जब भी आप पिनल कोड में चले जाते हैं किसी चीज को भी लेकर, तो ये ऑलरेडी भी सजा है कि अगर आप पाकिस्तान का फ्लैग जलाएंगे तो उसकी भी सजा पहले से मौजूद थी। हमने अब भी हम ये चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू हर तरीके से लोगों को ये बताएं कि हम अपने घरों को झंडियों से जरूर सजाएं, लेकिन इन झंडियों को जमीन पर गिरने से पहले उठा लें। आपने एक दिन अपना घर सजाया, दूसरे दिन इन्हें उठा के घरों में उसी इज्जत से रखें, क्योंकि हमने बड़ी जानें देकर इस परचम की हिफाजत की हुई है। अब ये हर लेवल पर हम बताएंगे, गवर्नमेंट लेवल से शुरू करेंगे, इंडिविजुअल शुरू करेंगे, तो ही बच्चों को पता चलेगा ना। बच्चों को तो नहीं इसका पता। तो इसलिए मैंने ये रिट की थी कि खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियसली इसके ऊपर कोई काम करे और इस जो बेहुरमती हो रही है और जिस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है मुख्तलिफ कलर पे, इसे बैन किया जाना चाहिए। शकीला अख्तर साहब, आपका नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त किस्म की जाई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जजमेंट ना भी आती तो कम से कम हमारे ज़माने में जब एक एजुकेट किया जाता था बच्चों को, एक झंडे की रिस्पेक्ट एक प्रॉपर बताया जाता था। बिल्कुल शकीला ने ठीक कहा कि अगर हमारे सामने झंडा गिर जाता था तो हम उसको उठा के ऊपर रखते थे, सीने से लगा के जेब में रख लेते थे कि उसकी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नई आने वाली पौध में ये काफ़ी हद तक कम हो गई है। कोशिश
हमें मीडिया को भी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये झंडा हमने आम झंडा नहीं है, ये हमने ऐसे बाज़ार से ख़रीदा हुआ झंडा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे रेप के हवाले से, रेप केसेस के हवाले से। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला जारी किया है जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और में रिफॉर्म्स का जो है हुक्म सादिर किया है। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अमर सईद। वेलकम बैक नाजरीन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी लैंडमार्क किस्म की जजमेंट उन्होंने जारी की है रेप केसेस के हवाले से, जिसमें डायरेक्शंस भी दी गई हैं। एक रेप का मुलजिम था जिसकी दरख्वास्त ज़मानत थी और फाजिल अदालत ने उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। रेप और जिनसी तशद्दुद के केसों में इजाफा मुल्क और माशरे के लिए लम्हा फ़िक्र है। अदालती फ़ैसले में यह कहा गया है हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। इसके अलावा ऐसे केसों की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जानी चाहिए। एसपी की सरबराही में टीम में डीएसपी, इंस्पेक्टर, खातून अफसर समेत 5 लोग जो है वो होने चाहिए। एसपी की सरबराही में ये टीम होगी। वफाकी हुकूमत और आईजी ऑफिस की जानिब से जवाबात भी अदालत में जमा करवाए गए थे। इसमें बैरिस्टर अहमद पंसोता का जो है वो अदालती माविन मुकर्रर किया गया था। आईजी ऑफिस की जानिब से पंजाब भर के 36 अजला के क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किए गए थे। पहले 7 माह सूबा भर में 13,307 और 20,942 केसेस शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के तहत रजिस्टर्ड हुए। इसी तरह ये बहुत हैरानकुन इंकशाफ है। अदालती फैसले में कहा गया कि किसी भी केस का अब तक फैसला नहीं हुआ। तफ्तीशी इदारों की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अदालती फैसले में कहा गया है कि आईजी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास वसाइल और फंड्स की कमी है। पुलिस की इब्तदाई तौर पर पुलिस को 4.9 अरब 4.9 अरब रुपए और सालाना 2.85 अरब रुपए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए दरकार है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से ये अदालत में बताया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि 13 अगस्त से कबल जो है इसको बिल को सेनेट से पास करवा लिया जाएगा। जी बैरिस्टर अमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त फैसला आया है और बड़ा अफसोस चीज़ क्या है कि रेप बहुत बड़ा जुल्म है और उसके बारे में अभी तक कितने केसेस हैं जिनकी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो क्यों, आप क्या देख रहे हैं इस जजमेंट से? सर, जजमेंट तो बहुत शानदार दी है अली ज़िया बाजवा साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत क्लैरिफाई करके ये बता दिया गया कि किस तरह रेप जो है, रेप के जो क्राइम विक्टिम्स हैं वो किस तरह मेंटली और फिजिकली इफेक्ट होते हैं और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या जाता है। इसमें जजमेंट में जो असल चीज जिस पर फोकस किया गया है वो ये है कि एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो के प्रोमोगल्ड जो नाफिजुल अमल हो चुका है उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा, और 7 माह जिस तरह आपने बताया गुजर जाने के बावजूद उसके ऊपर कोई भी खातिर खा कार्रवाई, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, जिसके ऊपर अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और ये चीज सामने आई। जिस तरह आपने बताया कि 13,000 प्लस केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये लैक ऑफ फंड्स का लेकर एक्सक्यूज ये इन्होंने कहा कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर कोर्ट ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर्स दिए हैं कि इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए हर सूरत में। और जो चीजें इन्होंने एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाने थे इन्होंने वो तक नहीं बनाए। और फिर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ऑफेंसेस के लिए जो इन्होंने स्पेसिफाई करने थे ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ BPS 16 and 17 हेडेड बाय CPO हिमसेल्फ, तो वो भी अभी तक किसी किस्म की नहीं। तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि जनाब इसको हर सूरत में इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब ये जैसे फैसले में बड़ी आगे भी जैसे इन्वेस्टिगेशन ने शफाफियत के असूलों और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। इसके अलावा अदालती माविन की जानिब से बताया गया है इसमें तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ अमर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है
कि बहुत कम चांस ऐसा होता है कि अगर किसी तफ्तीशी अफसर की कोई नेग्लिजेंस सामने आती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना मजा दिया मजा पहना, तो वो एक दूसरे को फिर ख्याल करते हुए रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। और रेप और ज्यादती के वाक़यात मुतासरा खातून के लिए बहुत खौफनाक होते हैं। बिल्कुल अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा और कि जो जिसके साथ ये बीत रही होती है, तो बैरिस्टर साहब उसको ये बात पता होती है कि क्या हो रहा है। जी देखिए, इस जजमेंट से पहले अगर हम एंटी रेप ऑर्डिनेंस का बगौर जायजा लें तो उसमें एक चीज जो बहुत खूबसूरत है कि इन केसेस ऑफ क्राइम जो है प्रेफरेबली फीमेल ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट की जाए, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट हो जहां पे कंफर्टेबल फील कर सके क्राइम विक्टिम और आसानी से अपनी बात बता सके। और दूसरा, आप ये देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बावजूद अब आप देखें कि माजी में हमारे यहाँ ज़ैनब मर्डर केस हुआ, मोटरवे गैंग रेप केस हुआ, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट इतनी और अवाम ओवरऑल इतने सेंसिटाइज हो गए कि हम लोगों ने इस चीज को, मीडिया ने और जितने भी हमारे मामलात हैं, इन चीजों को उजागर किया, लोगों को अवेयरनेस दी। वजह यही थी कि जनाब इस किस्म के वाकयात जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुआशरे में, उनको किया जाए। और एंटी रेप ऑर्डिनेंस इज बेस्ट लॉ व्हिच हैज बीन प्रोमलगेटेड, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मामला जो था, कोर्ट ने एक पोस्ट अरेस्ट बेल के मामले में सख्ती से ये ऑर्डर में फरमा दिया कि इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है सर। केसेस के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है, इस पे भी अदालत ने बात की है। तो किस तरह की इस्लाहात बैरिस्टर रबर होनी चाहिए इसके अंदर? देखिए, इस्लाहात जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे सामने आईटी ऑर्डिनेंस में आ गई है कि सेक्शन 9 जिसमें ये मैनिफेस्ट कर दिया गया है कि एक सीनियर कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने मामले को इन्वेस्टिगेट करना है, और जहां पे खातून या बच्चों का मामला हो वहां पे प्रेफरेबली एक फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। और दूसरा ये कि मामले को सेंसिटाइज करके स्पीडीली इसको कंक्लूड किया जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का जो है इतलाक होना जरूरी था। इसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाने थे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि ऑलरेडी लॉ में गिवन है, स्टेटेड है। तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत कमी थी। सिर्फ फंड्स को एक एक्सक्यूज बनाकर किसी चीज को भी इंप्लीमेंट ना करना, ये बहरहाल बड़ी ज्यादती है, और इसके ऊपर कोर्ट ने बड़ा सही नोटिस लिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, देखिए अदालत को इस पे क्यों ज़रूरत पड़ी इतना जाने की, जब आपके मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम है, एक सिस्टम चल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये ख्वाहिश है कि अदल इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। तो फिर जैसे इसमें कहा गया है कि जो जिसके साथ बीत रही होती है ये उसी को बेहतर पता है, तो ये इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मामला, इसके ऊपर अभी तक क्यों किसी ने नोटिस नहीं लिया? हमारे वज़ीर आला साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं कि ये फंड्स नहीं मिल रहे। अगर ये पुलिस कह रही है तो भाई फंड्स दें उनको, और अगर बगैर फंड्स के करवाना है तो उनको कोई रास्ता बताएं। ये भी तो होना चाहिए ना। देखे, अब यहाँ पर थाने में अगर एक शख्स जाता है बैरिस्टर साहब, तो उसको कहते हैं कि अपनी गाड़ी निकालो और हमें साथ लेके चलो कचहरी में, या छापा मारने के लिए, या पेट्रोल, मतलब पुलिस के मसाइल भी तो अपनी जगह पे हैं। तो ये सपोर्ट करना क्या पैरेलल इसका जो है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ या हुकूमत जो है, इसको भी तो ज़रूरत है ना कि वो इस पर अमल करें। देखिए जी, बिल्कुल अमल होना बहुत जरूरी था। जाहिर बात है, गवर्नमेंट ने अगर एक इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए फंड्स का रिलीज होना जरूरी था। लेकिन आप ये भी देखें कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस फोर्स थोड़ी सी मुझे नजर आया कि जैसे कोई विलिंगनेस भी नहीं थी उनके पार्ट में। हमारे यहाँ फुकदान ट्रेनिंग का भी है, जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, अगर आप देखें तो उनके यहाँ कोई स्पेशल, कोई बेसिक ट्रेनिंग है ही नहीं कि अगर कोई मामला या कोई मुकदमा उनके पास आ जाए तो उसमें उन्होंने किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है। एक इन्वेस्टिगेशन के पैरामीटर्स होते हैं, उसको फॉलो करना है, एसओपीज है, उनको फॉलो करना है, मामलात को कंक्लूड करना है, जो जिसने जुर्म किया है उसको सजा होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ अदालतों पर इल्जाम आ जाता है कि जनाब मुलजिम बरी हो गया। अब मैं वकील हूँ, मेरे कई क्लाइंट्स हैं मेरे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये मामलात हैं, इसमें किस तरह मुलजमान जो है उनकी बरियत हो जाती है। अभी नूर मुकद्दम का केस एक चल रहा है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह रोज ब रोज उसमें एक चेंज आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन से लेकर मामलात आ रहे हैं।
लोग हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि पूर इन्वेस्टिगेशन है या इन्वेस्टिगेशन ना करने की नीयत है या कोई और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब एक ट्रेनिंग का फुकदान, दूसरा विलिंगनेस का फुकदान, और तीसरा किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि फंड्स जो ना मिले तो उस वजह से जारी बात है इम्प्लीमेंटेशन में ताखीर हो रही है, जो कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए और फंड्स रिलीज किए जाने चाहिए। और जो जो ऑर्डिनेंस में दिया जा चुका है कि इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स बनने हैं, स्पेशल कोर्ट्स बननी है, वो हर चीज होनी चाहिए ताकि लॉ इम्प्लीमेंट होता नजर आए। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमने एक तरफ तो पुलिस की तो ये हमायत कर दी कि इनको फंड्स मिलने चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे इस कोर्ट के अंदर, जजमेंट के अंदर ये कहा गया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो इसकी इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करे, जिसमें एक एसपी, एक डीएसपी, एक खातून ऑफिसर। तो बैरिस्टर साहब, इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनने में तो कोई खर्चा नहीं है ना? ये तो ऑलरेडी लोग हैं, ये कोई नया एसपी तो नहीं अपॉइंट करना, नया डीएसपी या नई खातून तो नहीं अपॉइंट करनी। जी बिल्कुल, आप तो बल्कि एक तरह की मेरी बात की तौसीक कर रहे हैं। मैंने भी यही फरमाया कि बिल्कुल ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ विलिंगनेस का फुकदान है हमारी फोर्स के पार्ट पे। अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं, देखिए जी, फंड्स अपनी जगह, लेकिन आपके एंड पे कोई तो एक्शन हो, कुछ तो ऐसी चीज हो जो नजर आए, जिससे लोगों की कोई दाद रस्सी हो, लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई ये मामला हो रहे हैं। बहरहाल ये फंड्स भी रिलीज हो जाए, होने चाहिए, ताकि जो ये मामला, जो ये एक्सक्यूज वो ले रहे हैं, ताकि ये भी एंड पे ना रहे इनके। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे जस्टिस राहील कामरान शेख साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला सामने आया है, जिसमें मातहत अदलिया की जानिब से जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो नोटिस दिए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला जो है वो आया है, जिसमें इस पर जिक्र कई दफ़ा किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई कि उर्दू ज़ुबान के अंदर जो है वो हमें कॉरस्पॉन्डेंट करनी चाहिए, लेकिन नहीं होता था। मातहत अदलिया के हवाले से एक हुक्मनामा उन्होंने जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के हवाले से फ़रीक़ैन को अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में नोटिस जारी करने का जो है वो हुक्म सादिर किया है। पंजाब की मातहत अदालतें फ़रीक़ैन को उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में नोटिस जारी करेंगी। जस्टिस राहील कामरान ने यह फैसला किया। अफ्रीकैन की तलबी के लिए मातहत अदलिया अंग्रेजी और उर्दू जुबानों में नोटिस भिजवाएगी। इसके अलावा अमल दरामद की कॉपी जो है, इस फैसले पर अमल दरामद की कॉपी जो है वो इसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को भेज दी गई है। ऐसा नोटिस जिस पर दरख्वास्त गुजार समझ ही ना सके, उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। बैरिस्टर अमर हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अदालत ने अपने फैसले कहा है कि फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि फेयर ट्रायल इंग्लिश बोलने वाले के लिए भी उतना ज़रूरी है जितना उर्दू बोलने वाले के लिए, उर्दू समझने वाले के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फेयर ट्रायल की बुनियाद पर उर्दू में नोटिस जो है जारी करने की प्रैक्टिस इख्तियार की है, फैसले में ये कहा गया है। उसके अलावा फैसले में कहा गया है कि माशरे की बड़ी तादाद ऐसी है जो अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकती, अंग्रेज़ी समझ नहीं सकती। अदालत ने उर्दू और अंग्रेज़ी में नोटिस जारी करने के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए अदालती फैसले की कॉपी सेक्रेटरी कानून को भी भिजवाने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार को भेजे गए नोटिस का मकसद केस से मुतालिक उसको आगाह करना होता है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार को अंग्रेज़ी में नोटिस भेजा गया था। अंग्रेज़ी में नोटिस भिजवाए जाने के बाद ये नहीं देखा गया कि दरख्वास्त गुजार को अंग्रेज़ी आती है या नहीं। जी बैरिस्टर अमर साहब, बड़ा ज़बरदस्त फैसला ये भी आया कि हमारी जो मेजॉरिटी है, आपको पता है कि वो इंग्लिश का उनको नहीं समझ आती, या अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो वो किसी को अपनी हेल्प के लिए साथ लगाते हैं कि ये मुझे पढ़ के बताओ, तो ऐसे ऐसे फनकार हैं कि कुछ और ही पढ़ के बता देते हैं, तो उससे उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। जी बैरिस्टर साहब। जी, इस पे कोई शक नहीं है कि फैसला बहुत ज़बरदस्त है और हमारी एक मेजॉरिटी है जो कि इंग्लिश को पढ़ने और समझने से कासिर है, और ये बहुत अच्छा फैसला है और हमारी मेजॉरिटी के लिए आसानी होगी और
हम ये देखते हैं रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में, जो नोटिस इंग्लिश में जाते हैं, समनिंग के हों, तलबी के मामलात हों, तो उसमें अक्सर जो वर्डिंग्स है हमारे नोटिस की, वो तो एक पढ़े लिखे इंसान जो कि जिसका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उसको भी जरा मुश्किल होती है समझने में कि एक्चुअली अदालत क्या तलब कर रही है और क्यों बुला रही है और क्या मामलात हैं। तो ये उर्दू में फाहम आसान जुबान में लिखने का फायदा ये होगा कि लोगों को समझ आ जाएगी, अगर उनको अदालत तलब कर रही है तो उन्होंने किस तारीख पे पेश होना है, उन्होंने मामलात को वहां जाके किस तरह हैंडल करना है। क्या बैरिस्टर साहब, इसमें देखें, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह के फैसले आए थे और हाई कोर्ट में भी जो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एलोकेट हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी बड़े बड़े ज़बरदस्त फैसले आए। अमल दरामद क्यों नहीं होता? इस पे अमल दरामद किसने करना है बैरिस्टर साहब, इस तरह के फैसलों पे, कि जो पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी है उसकी आसानी के लिए देखा जाए, ना ये कि हम सिर्फ चंद अंग्रेजी बोलने वालों की मदद के लिए हम सारा कुछ करें। देखें जी, अदालती फैसले हैं और अदालती फैसलों का एहतराम लाजिम व मलजूम है, और अदालतें अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाना बाखूबी जानती हैं, और हमने माजी में भी देखा बेशुमार ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे अदालतें अपने फैसले इम्प्लीमेंट करवाती हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल जहां तक बात अंडरस्टैंडिंग की है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नॉट लिटरेट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और सेकेंडली they cannot read and apprehend and understand कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ये तो उनको समझ आ गई कोई रुका बोल फिर आप फिर इंग्लिश में ही बोली जा रहे हैं ताकि उन्हें ये भी ना समझ आए कि बैरिस्टर अमर ने क्या कहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी हमारे यहाँ है जो कि इवन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि वो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, कि अदालत अगर उन्हें तलब कर रही है किसी मुकदमे में, तो मुकदमे की नौयत क्या है, किस लिए उनको तलब किया जा रहा है और उनका हाजिर होना क्यों जरूरी है। तो अगर ये चीजें आसान उर्दू जुबान में आ जाएंगी तो इससे बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। हमने अक्सर हम रोज अपने कोर्ट्स में ये देखते हैं कि नोटिस बारहा जारी किए जाते हैं, उसकी वजह यही है कि लोगों को या तो समझ नहीं आती है या उन्हें कोई समझाने वाला मिलता नहीं है। तो उर्दू में आसान जुबान में अगर नोटिस इशू होंगे, लोगों को रिसीव होंगे, तो बहरहाल जो एक डिले आता है केसेस की प्रोसीडिंग्स में, उसमें बहुत फर्क आएगा और वो चीजें खत्म होंगी। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा आपके जो सिस्टम के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, जो जुडिशल सिस्टम है या पुलिस का सिस्टम है, तो क्या ये जो नोटिस कोर्ट से जारी होते हैं, ये तो बाकी जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी जो नोटिस जारी होते हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या किसी भी और इदारे की तरफ से, यानी कि FBI या कोई भी है, तो वो तो उर्दू में होना चाहिए। इस ऑर्डर को मेरे ख्याल में एक बड़े कैनवस के ऊपर देखना चाहिए। जी, इसमें माजी में हमारे जस्टिस थे जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने एक जजमेंट इशू की थी, उसमें यही था कि जितने भी अदालती फैसले हैं वो उर्दू में लिखे जाएं। ये उसी की आगे चल के आप देखें कि उसकी एक एक्सटेंशन है कि अब नोटिस भी उर्दू में हों। इससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एक चीज है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारी एक सोसाइटी का माइंडसेट भी है। हमारे यहाँ हद्दुल विसा कोशिश की जाती है, अगर आप रिस्पोंडेंट हैं किसी केस में या डिफेंडेंट हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि जब तक बात अखबार इश्तिहार तक ना आए तब तक अदालत में ना ही जाया जाए। तो फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जो माइंडसेट है इट नीड्स टू बी चेंज्ड एज वेल। अच्छा साहब, मैंने दूसरी बात की है कि ये तमाम महकमे हैं, सरकारी महकमे हैं, जो जिसमें से नोटिस जाते हैं, अगर वो एक ये रूल बना लिया जाए कि वो भी उर्दू में भेजेंगे ताकि आम आदमी को समझ आ जाए कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, या उसको अगर किसी ने एज अ विटनेस तलब किया है या किसी के लिए भी तलब किया है, तो वो किसी टेंशन में ना आए, इधर उधर ना भागे। जी बिल्कुल, इनको भी दे मस्ट फॉलो सूट। अगर अदालतों के नोटिस में आ जाए तो साथ जितने भी महकमा जात हैं मुख्तलिफ जो तलब करते हैं, FIA वगैरह हो गए या दूसरे मामलात हो गए, नैब के हो गए, वो भी सब इस तरह अगर उर्दू में आ जाएंगे तो बहुत बेहतरी आएगी, इसमें कोई शक नहीं। बैरिस्टर अमर, अभी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस चीज़ पे गाइड किया, लेकिन अभी हमारे आप साथ ही रहे, हमने अगला टॉपिक डिस्कस करना है और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस सुहेल नासिर साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जानिब से एक फ़ैसला सादिर किया गया है जिसमें मसनूई दूध फ़रोख्त करने वाले एक मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो उन्होंने खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि मसनूई दूध फ़रोख्त करने वाले इंसानियत
के दुश्मन हैं। जस्टिस सुहेल नासिर ने 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर फैसला जो महफूज था वो जारी किया। अदालत ने जैली दूध फ़रोख्त करने वाले मुसलमान की जो है उन्होंने कहा कि मुसलमान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इनकी ज़मानतें जो है वो खारिज की जाएँ। मुल्जिमान मसनूई दूध फ़रोख्त करके माशरे के ख़िलाफ़ बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। ऐसे इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे मुल्जिमान मुल्क के लिए बदनुमा दाग अदालत ने उन्हें करार दिया। उन्होंने कहा कि मसनूई दूध बनाने में और उसे जो फ़रोख्त करना है इनको किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मसनूई दूध मीठा जहर है। इसके अलावा मसनूई दूध इंसानी जिस्म को बीमारियों का घर बना देता है। अदालती फैसले में ये बहुत सी चीज़ें एक मरतबा फिर बैरिस्टर साहब वाजे कर दी गई हैं। जी, कोई शक नहीं है। इस तरह जज साहब ने फरमाया अपनी जजमेंट में कि जो दूध फरोश जो जाली काम कर रहे हैं वो वाकई किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है और इन्हें मिलनी भी नहीं चाहिए। बात हम अगर अपने मजहब की बात करें, इस्लाम की बात करें, उसमें तो ये चीजें फॉरबिडन तो हैं ही हैं बहुत सख्ती के साथ, लेकिन अगर हम अपने माशरती हिसाब से भी देखें, हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से भी देखें, तो ये लोग नाकाबिले माफी हैं। इनको किसी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए और कानून जो है बहुत सख्त इनके साथ पेश आना चाहिए और इनको सख्त सजाएं होनी चाहिए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि इस किस्म के लोग आगे चलकर देखें। आपकी पूरी जनरेशन है, आप एक पूरी कौम के साथ, आप पूरी लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी हैंड। अच्छा, फिर बैरिस्टर साहब यहाँ पर फिर वही मैं लास्ट में वही फिर बात करूँगा कि देखें इस पे भी जो अमल दरामद करवाना है ये हमारी इंतज़ामिया की कमज़ोरी है कि मामला अदालत तक गया। अदालत ने ये जो फैसले में बातें की हैं कि ये तो सबको पता है ना। देखें मसनूई दूध जो है वो जिगर और जो है गुर्दे की बीमारियों का बाइस बनता है, बच्चों के लिए जहर कातिल है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन बैरिस्टर साहब इंतज़ामिया क्यों अमल नहीं करती? हमारे लाहौर जैसे शहर में इर्द गिर्द से हज़ारों, आपको पता है ये जो फूड डिपार्टमेंट में वर्किंग भी करता है, इस पे लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करता है, लेकिन कोई अभी आज तक कोई ऐसी बड़ी सज़ा नहीं हुई। जुर्माने की सज़ाएँ हैं, मतलब ये जैली दूध फ़रोख्त करना, अब वो इसको जो हल्की फुल्की सज़ा दे के चले गए, छोड़ देंगे या वैसे ही मुकम्मका करके छोड़ देंगे तो वो तो शेर होके बेचेगा। जी, इसमें जो सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे कानून का जो इतलाक है, एक तो वो सख्ती के साथ हो और इसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए लॉ में, ताकि इसमें सजाएं सख्त मिलें बजाय इसके कि जुर्माने किए जाएं। देखें जी, एक शख्स है वो जाली दूध फरोख्त कर रहा है, पकड़ा जाता है, जुर्माना देके छूट जाता है या उसका दूध जाया कर देते हैं। ये तो कोई डेटरेंस क्रिएट नहीं होती इस तरह, जब तक उसको पता नहीं होगा कि अगर मैं पकड़ा गया या कोई ऐसी बात सामने आई तो अथॉरिटीज और अदालतें मुझे किसी किस्म की रियायत नहीं देंगी और मैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए जेल जा सकता हूं। तो ये चीजें डेटरेंस क्रिएट करेंगी और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है गवर्नमेंट की, जो इदारे हैं, उनको भी इस चीज से सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। जाहिर बात है ये हम पूरी लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं और इन लोगों को इस तरह खुल्लम खुल्ला हम आजादी दे दें कि ये जो मर्जी करते रहें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमर साहब, आपने हमें डिटेल से बताया। अब ये जाते जाते हम ये अज़हर सदीक साहब जो हैं सीनियर कानूनदान हैं, उनसे भी हम जस्टिस सुहेल नासिर साहब की जजमेंट के हवाले से बात करेंगे। मुख्तसरन 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई और अदालत ने जैली दूध फ़रोख्त करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जी अज़हर साहब। शादाब साहब, मैं माजरत चाहता हूँ ज़रा लेट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद तकरीबन नापैद सी हो गई थी, खत्म सी हो गई थी। लेकिन मैं उस बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा हूं, जैसे ही मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब आए हैं तो उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को जिंदा किया। और ये अगर आपको याद होगा कि अपना खुश्क दूध और बाकी बड़ी बड़ी जो ये फैक्ट्रियां थी उनके खिलाफ बाकायदा सुओ मोटो लिया था और ये इनको कहा था कि आप दूध का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाइटनर का लफ्ज, और ये सारी रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोसेस रुक गया था। अब ये एक बेल में उस प्रोसेस को दोबारा जिंदा रख के, और ये इट्स बेसिकली अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और उसको सख्ती से निपटना चाहिए। यानी ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती ना हमारी बच्चों के साथ, हमारे साथ, सेहत के साथ खेलें। पूरी दुनिया में अडल्ट्रेशन के ऊपर अगर चाइना में चले जाए, गालबन वहां पर उम्र और सजाए मौत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब फूड डिपार्टमेंट बना एक दौर में जब कैप्टन उस्मान साहब थे तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चलाया, लेकिन सियासी तौर पर ठीक है, अब तो थोड़ी तरक्की हो गई है, कमिश्नर लाहौर है,
लेकिन उसके बाद उस डिपार्टमेंट को इतने आसान तरीके से चलाया नहीं जा सका है। तो इस चीजों को आईना वाले दौर में, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इस एक्टिविज्म को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में देखिए, ये बेल वाला मैटर था, तब बेल के मैटर में प्रिंसिपल सेट कर दी है। इसी तरह आपको पास आपके सामने जस्टिस अली जिया बाजवा साहब का है, एंटी रेप ऑर्डिनेंस के हवाले से देखें, उसके अंदर भी उन्होंने बैठकर प्रिंसिपल सेट किए, बताया कानून पर अमल दरामद कैसे होना है, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी होनी है, कहां कहां कमी है, कोताही है। और ये मैं चाहूंगा इस तरह के, यानी हमारे यहाँ ये अवॉइड करते थे सारे कि बेल है तो मैं बेल की हद तक सुनूं, बाकी मैं उससे जुड़े रखी। भाई पब्लिक इंटरेस्ट में आइन आर्टिकल 199 या फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के लिए आपको किसी ने नहीं रोका है। आपने जो ये फैसले लिखते हैं, जो ये फैसले आते हैं, मैंने इन दोनों फैसले, जो फैसले मेरे तक आए हैं, मैंने बकायदा इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए खत लिख दी है, और मैं आइंदा से अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर रहा हूं कि इन जजमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो। अली अजहर साहब, आपने जस्टिस अली जिया बाजवा साहब की जजमेंट के बारे में बात की थी रेप के हवाले से, तो उसमें तो पुलिस की जानिब से यह बताया गया कि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। अब देखें ना, यहाँ अब अगर खाली उस मैटर को अगर वो जाने देते तो चले जाते, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन दे दी और मैंने खत लिखा, और ये बड़ी वाज़ेह बात है। एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से देखा जाए, इंसाफ की फराहमी के लिए ये फंडामेंटल राइट है, फंड फराहम करना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बहुत वाज़ेह तौर पर जैनब केस के पास और मोटरवे कई वाकया, जैसे ये अपना सियालकोट मोटरवे के हवाले से जो वाकया था उस खातून का, उसको सामने रखते हैं इन्होंने बड़े ऐतो पैमा किए थे, कानून पर अपने तौर पर कमेटियां बना रहे हैं, लेकिन असल जो काम है फंड तो प्रोवाइड करें, फंड को कहां लेके जाना है, छोड़ दें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को, जहां पैसा लगाएं, सप्लीमेंट्री ग्रांट में से पैसा निकाल कर ये पैसा तो फौरी तौर पर देना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। और देखें यहाँ, और एक बड़ी जबरदस्त बात है, इसके अंदर डीएसपी रैंक से नीचे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। कितने डीएसपी हैं, वो तो घर दफ्तरों में बैठे होते हैं, उनको तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से लेना देना कोई नहीं है। और मैंने इसमें तजावीज ये दी थी कि इसके अलग, यानी ये पुलिस भी रहे, लेकिन एक अलग अथॉरिटी तश्कील दें। लेकिन अजहर साहब, फंड्स देखिए, फंड्स वाली बात बजा है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें यह है कि जो इसमें फैसले में कहा गया है कि एक एसपी, डीएसपी और खातून ये मिल के एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ये काम करेगी, तो इस टीम की तश्कील में तो कोई खर्चे की बात नहीं है, ना उन्होंने कोई एसपी को फालतू पैसे देने हैं, ना डीएसपी को, ना खातून को, उसी तरह तफ्तीश करनी है, तो इस तरह की तो तफ्तीश भी उससे नहीं हो रही। अच्छा, ये जो है आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा लिया, जो कि पूरे कानून को, इम्प्लीमेंटेशन को, अवेयरनेस को, कमेटियां बनाने को, वो उस कॉन्टेक्स्ट में फंड्स की बात कर रही है। लेकिन ये जो सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है, यानी यहाँ से पुलिस पहलू तय नहीं अपना सकती, आईजी का इज आंसरेबल, आईजी को अगर यहाँ तो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है डीएसपी, और उनको क्या नई जॉब क्रिएट करनी है, कोई नई बनानी है, ये तो ऐसी कोई चीज उन्होंने रखी नहीं है। और ये अगर रखी भी थी तो क्या हाईकोर्ट के कहने से रखनी थी? उससे पहले ये सोए हुए थे, आईजी या बाकी लोग क्या सोए हुए थे? तो आपकी बात में बड़ा वजन है कि ये इस पे अमलदारी के हवाले से जिन्हें फौरी तौर पर करना चाहिए, और उनके पास हर चीज मौजूद है, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, दे कैन इजीली, बड़ी आसानी से इस पर वो अमल दरामद कर सकते हैं। और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी है, बाकी करनी है, बाकी चीजें बड़ी होती हैं। तो ये कौन सा है, फर्ज करें 4,000 रुपए की अगर बात भी की है, वो एक अरसे के लिए चाहिए, तो आपने कुछ समरियां छोटी अमाउंट के लिए, कोई 10 करोड़ के लिए, कोई 20 करोड़ के लिए कोई जस्टिफाई किया, ये तो जान के अपनी इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहता हूं कि फंड फराहम करने चाहिए। लेकिन अभी तक जो बात आपने रेलेवेंट बात की है, वो उसमें बहुत वजन है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट प्रॉब्लम यहाँ क्या है शादाब साहब, कि पुलिस ने वीआईपी सिक्योरिटी देनी है, पुलिस ने पतंगबाजी रोकनी है, पुलिस ने अपना जखीरांदोजी रोकनी है, पुलिस ने अडल्ट्रेशन रोकनी है, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को सारे को देखना है, पुलिस ने रेप केसेस देखने हैं। बिल्कुल ठीक अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मुख्तसर में डिटेल से बताया। इससे पहले हमने बैरिस्टर अमर साहब से बात की, इसके अलावा एडवोकेट शकीला अख्तर साहिबा से बात की। नाज़रीन, इस जुमे के लिए इतना ही, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।